अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट, कंडीशन एंड वारंटीज। तो देखो बेटा, जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब भी किया जाता है, तो सेलर जो है वो हमेशा कुछ रिप्रेजेंटेशन देता है। सेलर मेक्स सम रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन देना मतलब कुछ बातें कहना। सेलर मेक्स सम रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन जो होती है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेलिवेंट होंगी, सब बातें कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेलिवेंट नहीं होती, ये बात समझना। या तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेलिवेंट होगी या वो रेलिवेंट नहीं होगी। अगर जो बातें बोली गई है उनका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, नॉट रेलिवेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, तो दीज आर कॉल्ड मेयर रिप्रेजेंटेशन। मेयर मतलब ओनली रिप्रेजेंटेशन। ये सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ बातें हैं। नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होती। यानी कि कल को ये बातें कंप्लाई नहीं होती है तो किसी भी पार्टी को कोई राइट नहीं मिलता है, ठीक है ना। जबकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेलिवेंट है तो इसे कहा जाता है स्टिपुलेशन। दिस इज कॉल्ड स्टिपुलेशन। अब देखा जाएगा कितनी रेलिवेंट है। सर ये स्टिपुलेशन जो है, यानी कि ये बात जो है ये तो इतनी इंपॉर्टेंट थी, उसको सुनने के बाद ही बायर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। प्राइमरी प्राइमरी कॉज या रीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, या ये सेकेंडरी है। प्राइमरी तो नहीं है बट सेकेंडरी है। अब कोई चीज अगर प्राइमरी नहीं होती तो क्या होगी? सेकेंडरी होगी। मेन नहीं है बट रेलिवेंट है, ठीक है। तो प्राइमरी है तो इसे क्या कहा जाता है बेटा? कंडीशन। दिस इज कॉल्ड कंडीशन। और अगर सेकेंडरी है तो दिस इज कॉल्ड वारंटीज। वारंटीज क्लियर है? ये वारंटी वो नहीं है 6 महीने की वारंटी है, 6 महीने की गारंटी है, उसकी बात नहीं कर रहा बेटा, ध्यान रखना, ये अलग चीज है। ये सेल ऑफ गुड एक्ट में वारंटी किसको कहती है उसकी बात चल रही है, ठीक है ना। तो कंडीशन इसको कहते हैं, कंडीशन इसको कहते हैं, सेकेंडरी चीज कहते हैं वारंटी। अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है, अगर सेलर की बातों में डिफरेंस मिला, इसे हम क्या कहेंगे? ब्रीच ऑफ कंडीशन। और वो बात मेन बात थी, मतलब ब्रीच ऑफ कंडीशन अगर हुआ तो फिर क्या होगा? तो इस केस में बायर कैन रिपुडेट। रिपुडेट मतलब मना करना। बायर कैन रिपुडेट द कॉन्ट्रैक्ट या सेल। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है। ओके, यहां पर वर्ड क्या लिखा हुआ है? कैन। बायर चाहे तो, यानी कि बायर के पास ऑप्शन है। और बायर क्या कर सकता है? बायर में इलेक्ट इट टू ट्रीट, इलेक्ट टू ट्रीट इट, इलेक्ट टू ट्रीट इज एज ब्रीच ऑफ वारंटी। यानी कि मैं सेल तो कैंसिल नहीं करूंगा बट मैं इसे ब्रीच ऑफ वारंटी मान लूंगा एंड क्लेम डैमेज। और मुझे सिर्फ डैमेज दे दो, मैं गुड्स रखने के लिए तैयार हूं। क्लेम डैमेज। अब आते हैं ब्रीच ऑफ वारंटी अगर हो जाए तो क्या होगा बेटा? अगर ब्रीच ऑफ वारंटी अगर हो जाता है तो बायर जो है वो सेल तो कैंसिल नहीं कर सकता। बायर कैन नॉट रिपुडेट द सेल। बट but can claim damage from seller। क्योंकि आपने जो बात बोली थी वो बात पूरी नहीं हुई तो इसकी डैमेज तो आपको देनी पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन, सॉरी, कंडीशन और वारंटी क्या होती है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा और डिफरेंस सिर्फ 3 है, ठीक है। ओके, सेकेंड टॉपिक जो आता है इंपॉर्टेंट भी, ये भी इंपॉर्टेंट में ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है बल्कि। व्हेन ब्रीच ऑफ कंडीशन is treated as
ब्रीच ऑफ वारंटी, ब्रीच ऑफ वारंटी। कब ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट किया जाता है? तो सबसे पहला केस इसका बनता है, इट इज द बायर्स डिस्क्रिशन। ये बायर की मर्जी है बेटा, बायर चाहे तो, अभी देखो सेकंड डिफरेंस पे क्या लिखा है, ये तो लिखा है ना कि बायर कैन रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, बायर्स डिस्क्रिशन। तो पहला पॉइंट क्या है, बायर का डिस्क्रिशन, बायर की मर्जी है कि वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को सेल कैंसिल करने का बेस ना बनाकर इसे ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करके डैमेज क्लेम कर सकता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आता है, ये आता है कि पार्ट एक्सेप्टेंस, पार्ट एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, ऑफ गुड्स बाय बायर। अगर बायर ने पार्ट एक्सेप्ट कर लिया है गुड्स का, अब इसका एग्जांपल क्या रहता है कि आपने गुड्स जो है वो एक लोट में मंगवाई थी, मतलब एक लोट है, एक बॉक्स है जिसमें 100 यूनिट्स है, इन अ लोट। आपने देखा ये गुड्स जो है ये वो नहीं है जो आपने मंगवाई थी, या इस गुड्स के अंदर मोटा डिफेक्ट है, बट आपने कहा कि मैं इसमें से कुछ यूनिट रख लेता हूं, 20 यूनिट्स आर एक्सेप्टेड बाय बायर। बायर कहता है मैं 20 रख लेता हूं और 80 वापस कर देता हूं। नहीं बेटा, आपने पूरा लोट खरीदा है, 80 यूनिट्स टू रिटर्न। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने पार्ट एक्सेप्ट कर लिया है, दिस विल अमाउंट टू फुल एक्सेप्टेंस। अब आपको मैक्सिमम डैमेज मिल सकता है, बट आप इसे ब्रीच ऑफ कंडीशन मान के 80 यूनिट वापस नहीं कर सकते, या तो 100 की 100 यूनिट वापस करो। अगर आपने इसमें से एक पार्ट एक्सेप्ट कर लिया तो अब आपको बाकी पार्ट भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है, आपको एक पार्ट यूज करने के बाद पता लगा कि उन गुड्स के अंदर डिफेक्ट है, तो फिर इसके बारे में क्या होगा वो आगे दे रखा है। अभी इस केस में आप इसे ब्रीच ऑफ कंडीशन की बजाय ब्रीच ऑफ वारंटी मानोगे। हाँ, इसी के अंदर एक लाइन ये भी लिख रखी है, कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड अदरवाइज। अगर सेलर खुद कहता है कि भाई एक काम करो यार, जितनी रखनी है उतनी रख लो, बाकी मुझे वापस कर दो, तो यहां पर तो सेलर कह रहा है कि आप 20 रख लो और 80 मुझे वापस कर दो, तो फिर बात अलग है। कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड अदरवाइज, हाउएवर द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड अदरवाइज। अगर कॉन्ट्रैक्ट में सेलर खुद कह दे जितनी गुड्स रखनी है उतनी रख लो, बाकी वापस कर दो। थर्ड केस जो बनता है ये है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसके एग्जांपल क्या है कि बायर ने गुड्स को आगे बेच दिया है, इसे हम क्या बोलते हैं, सब्सिक्वेंट सेल। बायर ने गुड्स को प्लेज कर दिया है, प्लेज्ड एटसेट्रा बाय बायर। तो बेटा गुड्स वापस करोगे कैसे, क्योंकि अगर आप सेल कैंसिल करते हो तो गुड्स वापस देनी पड़ेगी, जबकि गुड्स तो आपने आगे दे दी, आगे बेच दी। ठीक है, तो इस केस में आपके पास गुड्स वापस करने के लिए तो है नहीं, तो इसे आप ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मानोगे, आप इसे ब्रीच ऑफ वारंटी ही मानोगे। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है 5 नंबर के लिए। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, इस यूनिट के सेकेंड पार्ट पे, कि जनरली जो कंडीशन और वारंटीज होती है वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होती है, बट कुछ कंडीशंस होती है जो कि इंप्लाइड कंडीशन होती है, यानी कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं भी किया ना, तो ये कंडीशन तो एटलीस्ट आपको यानी कि सेलर को फॉलो करनी पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा 6 नंबर का, 6 मार्क्स का। तो 7 कंडीशन दे रखी है, इसमें से कोई भी 6 लिख देना। सबसे पहली कंडीशन आती है कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू टाइटल। जो गुड्स बायर खरीद रहा है वो गुड्स किसकी होनी चाहिए, सेलर की होनी चाहिए, सेलर इसका ओनर होना चाहिए। ठीक है, द गुड्स, द ओनरशिप मस्ट बी owned by seller if subsequent to sale, अगर सेल होने के बाद कोई पर्सन आता है बायर के पास और वो प्रूव कर देता है कि ट्रू ओनर वो पर्सन है, सेलर नहीं है। इफ सब्सिक्वेंट टू सेल ट्रू ओनर क्लेम्स
हिज गुड्स फ्रॉम बायर, वो बायर के पास पहुंच गया कि ये गुड्स मेरी है, उसने प्रूव कर दिया। बायर इज बाउंड, तो बायर बाउंड है, बायर इज बाउंड टू रिटर्न द गुड्स टू ट्रू ओनर। वो ये नहीं कह सकता कि ये गुड्स मैंने जिस बंदे से खरीदी है मैं उससे इसी को वापस करूंगा। भाई उसको क्यों वापस करोगे, तो मालिक ही नहीं है, मालिक मैं हूं भाई। पुलिस के साथ आएगा वो, टेंशन मत लो बेटा। कहीं तुम सोचोगे नहीं नहीं मैं तो जिससे लिए उसी से लूंगा। एंड बायर कैन क्लेम, बायर कैन क्लेम, और बायर कहता है जो मैंने इसके पैसे दे दिए वो कौन देगा, ट्रू ओनर देगा। ट्रू ओनर क्यों देगा भाई, मैंने थोड़ी बेची गुड्स। तो बायर कैन क्लेम प्राइस एंड डैमेज, एंड डैमेज किससे, फ्रॉम सेलर। ये ध्यान रखना बेटा, ये कंडीशन एज टू टाइटल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो आता है वो आता है कंडीशन एज टू सैंपल, कंडीशन एज टू सैंपल। थर्ड आती है कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। और फोर्थ आती है कंडीशन ऑन सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन बोथ। अगर सेलर ने गुड्स का सैंपल दिखाकर आपको गुड्स बेची है, या सेलर ने आपको गुड्स का डिस्क्रिप्शन देके गुड्स बेची है, या सैंपल भी दिखाया है और गुड्स का डिस्क्रिप्शन भी दिया है, द बल्क या एक्चुअल गुड्स जो आएगी, एक्चुअल गुड्स किससे मैच होनी चाहिए, सैंपल से मैच होनी चाहिए। मैच विद, कोरस्पॉन्ड मतलब मैच करना। अगर ये मैच नहीं कर रही है तो ब्रीच ऑफ कंडीशन है। जो सैंपल आपने मुझे दिखाया था और जो एक्चुअल में आपने मुझे गुड्स भेजी है, अगर वो डिफर कर रही है तो इस केस में बायर जो है उसके पास ऑप्शन आ जाता है कि वो सेल को कैंसिल करके गुड्स को वापस कर सकता है। अगर सेलर उसको समझाता है कि सर थोड़ा बहुत सैंपल इधर उधर हो गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, आप एक काम करो आप 10% पैसे कम दे दो, और बायर को लगता है सौदा ठीक है 10% कम में ठीक है, तो बायर चाहे तो इसे ब्रीच ऑफ वारंटी मान के सिर्फ 10% की डैमेज क्लेम कर सकता है। सेम यही चीज आपको गुड्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया था, आपको एक मोबाइल बेचा गया था जिसमें कहा गया था इसकी स्टोरेज 256 GB है, आपने वो फोन खरीद लिया 50,000 में, जब आपके घर पे वो फोन डिलीवर हुआ तो आपको पता लगा यार ये तो 128 GB का है। डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया था 256 का, एक्चुअल में क्या आया है, एक्चुअल में जो गुड्स आई है वो 256 की नहीं है। तो ये भी डिस्क्रिप्शन से मैच करनी चाहिए, नहीं तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन मानी जाएगी। अब इस केस में बायर जो है वो सेलर को गुड्स वापस कर सकता है कि नहीं भैया मुझे तो 256 GB वाला फोन ही चाहिए था, ठीक है। अगर सेलर उसको ऑप्शन देता है कि सर एक काम करो ये रख लो ना, आप एक काम करो 10,000 रुपये कम दे देना, तो बायर डिसाइड कर सकता है कि मुझे गुड्स रखनी है या नहीं रखनी है। अगर सैंपल भी दिखाया गया था और डिस्क्रिप्शन भी दिया गया था तो एक्चुअल गुड्स किससे मैच करनी चाहिए, सैंपल से या डिस्क्रिप्शन से या दोनों से, दोनों से। मैच विद बोथ, एक भी चीज से मैच नहीं हो रही है तो ब्रीच ऑफ कंडीशन मान लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है क्वालिटी एंड फिटनेस का, कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है बेटा, क्योंकि एक टॉपिक से लिंक्ड है कावे टेम्पटर, नाम तो सुना होगा, बड़ा अच्छा टॉपिक है, हॉट टॉपिक रहता है। तो क्वालिटी एंड फिटनेस का मतलब क्या है, जो गुड्स मैं खरीद रहा हूं वो मेरे पर्पस को रीजनेबली फिट होनी चाहिए। गुड्स मस्ट बी, एब्सोल्यूटली तो नहीं लिख सकते, एब्सोल्यूटली का मतलब होता है 100%, 100% तो नहीं हो सकती, मस्ट बी रीजनेबली फिट, रीजनेबली फिट, फिट फॉर द पर्पज ऑफ बायर। अगर वो बायर के पर्पज के लिए फिट नहीं है तो कहा जाएगा कि गुड्स क्वालिटी और फिटनेस के कसौटी पे खरी नहीं है और बायर जो है वो गुड्स को वापस कर सकता है, ठीक है। जनरली क्वालिटी एंड फिटनेस इज नॉट अ कंडीशन,
क्योंकि बायर किस पर्पज के लिए गुड्स खरीद रहा है ये सेलर को कैसे पता। मैं कोई गुड्स खरीदने गया हूं और मेरा पर्पज क्या है तो मुझे पता है ना। जनरली कौन सा रूल अप्लाई होता है? जनरली रूल ऑफ कावेट एम्प्टर इज अप्लाइड। रूल ऑफ कावेट एम्प्टर इज अप्लाइड। कावेट एम्प्टर इज अप्लाइड। कावेट एम्प्टर का मतलब क्या है? लेट द बायर बिवेयर। लेट द बायर बिवेयर। बायर सावधान रहे। बायर शेल keep his mind and keep his mind active and eyes open while making बाइंग डिसीजन। जब भी आप कोई बाइंग डिसीजन ले रहे हो कि मुझे गुड्स खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और आपको अपना दिमाग एक्टिव रखना चाहिए। ठीक है। बायर नो प्रूडेंट सेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन द गुड्स। अगर गुड्स में कोई फॉल्ट है, कोई कमी है, फ्लो है, तो कोई भी प्रूडेंट सेलर अपने गुड्स की कमियां नहीं बताता बेटा, खूबियां बताता, कमियां कोई नहीं बताता। अगर कमियां बताने लग गया तो खरीदेगा कौन? बायर कैन नॉट मेक द सेलर लाइबल फॉर हिज बैड सिलेक्शन। बायर कभी भी सेलर को अपने बैड सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकता। ये बायर की गलती है। बायर को गुड्स को अच्छे से देखकर जांच के फिर खरीदना चाहिए और देखना चाहिए वो उसके पर्पस को फिट करेगी या नहीं करेगी। हालांकि इस रूल की कुछ एक्सेप्शन है। इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन नंबर 1 जिस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, व्हेन बायर टेल्स एग्जैक्ट पर्पज टू सेलर। जब बायर सेलर को अपना एग्जैक्ट पर्पज बता दे रहा है, फॉर एग्जांपल मेरा काम टूर एंड ट्रेवल का है और मैंने एक कार डीलर के पास जाकर कहा कि मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो टूर एंड ट्रेवलिंग के लिए फिट हो, तो मैंने अपना एग्जैक्ट पर्पज उसको बता दिया है। एंड सेलर डील्स इन सच टाइप ऑफ गुड्स। सेलर इस तरह की गुड्स में डील भी करता है। एंड बायर जो है वो रिलाय करता है ऑन सेलर सिलेक्शन की। जो आप गुड सिलेक्ट करके दोगे मैं वो ले लूंगा, मुझे नॉलेज नहीं है। तो अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो रूल ऑफ कावेट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। यहां पर बायर गुड्स नहीं चूज कर रहा है, सेलर बायर को गुड्स चूज करके दे रहा है। सेकंड एक्सेप्शन जो आएगी वो आएगी सेल बाय सैंपल। अभी ऊपर जो पढ़ा सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ये तो कंडीशन है बेटा, ये कावेट एम्प्टर थोड़ी। अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन दिया है तो गुड्स उस डिस्क्रिप्शन से मैच होनी चाहिए। आप बाद में ये नहीं कर सकते आपने देखा क्यों नहीं कि मैच नहीं हो रही। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय बोथ, सेल बाय बोथ। एक्टिव कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ डिफेक्ट। जब सेलर ने जानबूझ के गुड्स का डिफेक्ट छुपा रखा हो तो बेटा प्रूडेंट कहां हुआ? आप ऊपर वर्ड देखो ना, एक प्रूडेंट सेलर अपनी गुड्स का डिफेक्ट नहीं बताता, फ्लोज नहीं बताता। बट अगर सेलर गुड्स का फॉल्ट छुपा रहा है एक्टिवली जानबूझ के, तो यहां पर कावेट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा।
फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, एक सेकंड हैंड मोबाइल खरीदा, उसको अच्छे से साफ करके उसके ऊपर लेमिनेशन वगैरह लगा के और उसको एक नए बॉक्स में पैक कर दिया, तो बेटा ये तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ डिफेक्ट है कि आप जानबूझ के उस डिफेक्ट को छुपा रहे हो कि ये सेकंड नहीं है, फर्स्ट हैंड है, तो यहां पर सेलर लाइबल हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट, व्हेन डिफॉल्ट या डिफेक्ट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय नॉर्मल एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फोन खरीदा, ठीक है, आपने उस फोन को चला के देखा, फोन चलाने के बाद आपको पता लगा कि जब भी मैं गेम खेलता हूं ये फोन बहुत ज्यादा हीट करने लगता है, इतना ज्यादा हीट कि वो टच हाथ में लेने लायक नहीं रहता, तो क्या ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है? हाँ, ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है। सेलर इसमें ये नहीं कह सकता कि आपको दुकान पे फोन खरीदते हुए देखना चाहिए था। अरे खरीदते हुए कैसे पता लगेगा ये ओवरहीट होता है? ये तो यूज करने के बाद पता लगेगा ना। तो ये डिफेक्ट नॉर्मल एग्जामिनेशन से सामने नहीं आता, यहां पर कावे टेम्पटर नहीं लगेगा। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का टॉपिक आता है ये। उसके बाद जो कंडीशन आती है, 6 कंडीशन जो अपनी आती है, वो आती है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबल का मतलब है व्यापार लायक, यानी कि गुड्स जो है वो टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, क्रैक्ड नहीं होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली पैक्ड वगैरह होनी चाहिए। उसके बाद कंडीशन एज टू होलसमनेस, अगर खाने पीने की चीजें हैं तो खाने लायक होनी चाहिए, पौष्टिक होनी चाहिए, शरीर को फायदा होना चाहिए। कंडीशन एज टू होलसमनेस। ईटेबल्स के केस में होता है ये कि खाने लायक होनी चाहिए। अब कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी में क्या है, आपने एक नया कपड़ा खरीदा, ठीक है, और उसको जब पहन के देखा तो आपको बाद में पता लगा कि इस कपड़े के अंदर कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें हैं जो स्किन को रैशेस करती है, आपकी स्किन को नहीं, किसी भी स्किन को रैशेस करती है, तो ये मर्चेंटेबल नहीं है। ठीक है, अगर वो सिर्फ पर्टिकुलरली आपकी स्किन के ऊपर रिएक्शन कर रही है तो फिर कावे टेम्पटर का रूल लगेगा बेटा, उस केस में सेलर लाइबल नहीं है। आपने एक नया फोन खरीदा, आपने बॉक्स ओपन करके देखा, उसमें माइनर से स्क्रैच है स्क्रीन के ऊपर, बट क्या आप खरीदोगे? आप नया फोन खरीद रहे हो, ये मर्चेंटेबल नहीं है, नई चीजों पर स्क्रैच नहीं होने चाहिए बेटा। आप कोई मेडिसिन खरीदते हो और मेडिसिन आपको जो सप्लाई की गई है वो एक्सपायर्ड है, तो क्या वो मर्चेंटेबल है? नहीं, वो मर्चेंटेबल नहीं है। ठीक है, होलसमनेस में खाने लायक वाली चीजें आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है इंप्लाइड वारंटी का। इंप्लाइड वारंटीज, ये भी 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 4 नंबर या 5 नंबर के लिए। इंप्लाइड वारंटीज यानी कि नॉर्मल, वही बात, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करो क्या चीज वारंटी है, अगर मेंशन नहीं है तो एटलीस्ट ये 4 चीजें तो फॉलो होनी चाहिए। पहली इंप्लाइड कंडीशन वारंटी क्या है? अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन ऑफ गुड्स, गुड्स की पोजेशन के दौरान बायर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर बायर को कोई दिक्कत हुई तो बायर उसका लॉस किससे क्लेम करेगा? सेलर से क्लेम करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई गुड्स खरीदी, ऑनलाइन खरीदी, ऑनलाइन साफ लिखा हुआ था कि इसके ये सीओडी है, सॉरी इसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस फ्री है, बट आपके पास जो कोरियर वाला बंदा आया उसने कहा मैं 200 रुपए लूंगा क्योंकि मुझे सेलर ने कोरियर चार्जेस पे नहीं किए हैं, तो वो आपको गुड्स की पोजीशन तब तक नहीं देगा जब तक आप 200 रुपए पे नहीं करोगे। आपने 200 रुपए पे करने पड़ गए, तो आप ये किससे क्लेम कर सकते हो? सेलर से क्लेम करूंगा। ठीक बात है ना? ओके, सेकेंड पॉइंट जो आपको दे रखा है, अच्छा इसमें एक एग्जांपल है, थोड़ा अजीब सा एग्जांपल है कि आपने एक लैपटॉप खरीदा, उस लैपटॉप के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, तो आपने वो ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट से डलवाया, क्योंकि जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालोगे तब तक कंप्यूटर रन नहीं हो सकता, कंप्यूटर चलेगा कैसे बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के? तो 500 रुपए लग गए, तो 500 रुपए आप किससे क्लेम करोगे? सेलर से, क्योंकि सेलर लैपटॉप आपको वैसा ही देगा ना जिसमें जो रनिंग मोड में हो, या तो आप पहले ही मेंशन करो, सेलर पहले ही मेंशन कर देगा कि ये डोस है, डोस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, इसमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब हार्ड डिस्क रन करेगी और कुछ भी रन नहीं करेगा, तो बात अलग है। दूसरा, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनक्यूम्ब्रेंस, एनक्यूम्ब्रेंस का मतलब होता है कंट्रोल ऑफ अदर, गुड्स पे किसी और का कंट्रोल है, कंट्रोल ऑफ अदर पर्सन। और अगर किसी का और का कंट्रोल है और बायर को पे करना पड़ा,
बायर टू पे टू रिमूव एनक्यूम्ब्रेंस, तो ये किससे क्लेम करेगा? क्लेम फ्रॉम सेलर। आपने एक गाड़ी खरीदी, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी अपने दोस्त की, पता लगा ये बैंक से लोन थी और उसके पर 2 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग थी, तो बैंक वालों ने नोटिस भेज दिया बायर को कि सर या तो हम गाड़ी उठा ले जाएंगे, नहीं तो आप ये 2 इंस्टॉलमेंट हमें पे कर दो, तो मुझे वो पे करनी पड़ी, ठीक है ना। तो आप ये किससे पैसा क्लेम कर लेना? सेलर से। क्लेम फ्रॉम सेलर। थर्ड जो इंप्लाइड कंडीशन आती है, सॉरी वारंटी आती है, वो आती है क्वालिटी एंड फिटनेस। ये तो हमने पढ़ ही लिया था अभी। क्वालिटी एंड फिटनेस जनरली इंप्लाइड कंडीशन या वारंटी नहीं होती है ना, एक्सेप्शनल केसेस में हो सकती है। तो ये उसी का एग्जांपल है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ कि सर अगर जो चीज आप हमसे खरीद रहे हो उसकी क्वालिटी अगर एट पार नहीं है, थोड़ी सी बिलो स्टैंडर्ड होती है, तो आप हमसे डैमेज क्लेम कर सकते हो, बट हम गुड्स वापस नहीं लेंगे। ये बात कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है, तो ये इंप्लाइड कंडीशन नहीं होगी, क्या कहलाएगी? इंप्लाइड वारंटी ही कहलाएगी। लास्ट, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर गुड्स को यूज करने में कोई खतरा है, उसको सेफ्टी के साथ रखने के लिए कोई खतरा है, सॉरी सेफ्टी के साथ रखने की वार्निंग देनी चाहिए। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। ऑफ गुड्स, जैसे ही आप कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदते हो तो उसमें क्लियरली लिखा होता है कि इसको बेयर फुट यूज ना करें क्योंकि करंट आने के चांसेस है, तो ये लिखना जरूरी होता है बेटा। क्लियर है? तो ये 4 इंप्लाइड वारंटीज है, इसी के साथ ये यूनिट खत्म होती है कंडीशन एंड वारंटीज की। इस यूनिट में से 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा बेटा, और बिल्कुल छोटी सी यूनिट है, तो उसको जरूर अच्छे से करके जाना। मैंने आपको लिखवा दिया सारा कुछ इसके अंदर। थैंक यू। अब बढ़ते अगली यूनिट की तरफ।